वेलकम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मीमीकर में आप लोगों का फिर से खैर मकदम है। दोस्तों मैं वानी फैजान और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्टीव जॉब्स, रिटन बाय वाल्टर isaacson। तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं स्टीव जॉब्स की जो बायोग्राफी, उसका हम एक मुख्तसर पार्ट यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। एक लंबी चौड़ी किताब है जो वाल्टर isaacson ने लिखी है, ठीक है। तो बट यहाँ पर हम हमारे बुक में है थोड़ा सा पार्ट, थोड़े से चैप्टर्स, उनके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों चैप्टर को पहले पढ़ने से पहले, शुरू करने से, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यह है कि जो एक चैप्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसमें, क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज में जो वर्डिंग एंड मेथोडोलॉजीज यूज हुई है वो थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। एक कॉमन स्टूडेंट को समझने के लिए थोड़ी सी टिपिकल है, क्योंकि इसमें जो टेकीज वर्ड यूज हुए, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यूज हुई है जो हर एक को पता नहीं होता है, इनके बारे में नहीं पता होता है। बट आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है खुद से भी, ठीक है। मैं भी जितना मेरे से हो सके मैं चीज़ों को आसान रखूंगा, ठीक है, जैसे मैं करते आ रहा हूं अपने वीडियोस में, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पर भी चीज़ों को आसान करूंगा। बट आपको भी थोड़ी सी हार्ड वर्क करनी होगी, होमवर्क करनी होगी, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। तो इतना टाइम भी नहीं लेना हमें कि आप बोर हो जाओगे लेक्चर सुन के, पार्ट्स देख के। आपको क्या करना है, मैं भी कोशिश करूंगा अपने से कि मैं सारी चीज़ों को आसानी से समझाऊं, और आपको भी चाहिए कि आप अच्छी तरह से इसके लिए होमवर्क करो, ठीक है। तो दोस्तों ये जो स्टीव जॉब्स है, तो ये कौन है, पहले देखना है कि ये कौन है। ये जो एप्पल कंपनी है, एप्पल क्या है, एक टेक कंपनी है। ये मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स बनाती है, वॉचेस बनाती है, लैपटॉप बनाती है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती है, ठीक है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसके प्रोडक्ट्स चलते हैं और फेमस हो जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आईफोन का क्रेज कितना होता है, ठीक है, और ये कितना हर कोई एफोर्ड भी नहीं कर पाता है इस कंपनी के स्मार्टफोन्स, ठीक है। हाँ, तो ये को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस एप्पल है, ठीक है। ये कब पैदा हुए फेब 24 1955, और इसकी मृत्यु कब होगी, अक्टूबर 5 2011, ठीक है। और जो इसका पिता है वो था एक सीरियन, ठीक है, जिसका नाम था अब्दुल फतेह जॉन जिंदाली, और इसकी जो माँ है, ठीक है, वो एक जर्मन अमेरिकन थी, ठीक, जिसका नाम है जोने शिबले सिम्पसन इसकी वालिदा थी। बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए इन दोनों के दरमियान। जब कौन पैदा हुआ, जब स्टीव पैदा हुआ, फिर इन्होंने इसको एडॉप्शन में दिया, और इसको अडॉप्ट किया किसने, एक कपल ने, एक से जो कहां पर रहते, सेंटा क्लारा में, उसका नाम था क्लारा जॉब्स एंड पॉल जॉब्स, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया, ठीक है। स्टीव जॉब्स एक्सट्रैक्ट मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस इन सैन फ्रांसिस्को and Santa Clara Valley during the late 1960s, various cultural currents flowed together। तो यहां पर हमें आथर कह रहा है कि सैन फ्रांसिस्को और सेंटा क्लारा वैली जब 1960s का इख्तिताम होने वाला था, ठीक है, तब कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में एंड सेंटा क्लारा वैली में, ठीक है, बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे तहजीब उजागर हुए, ठीक है। एक से बढ़कर एक कल्चर तेज रफ्तारी में बढ़ने लगा जब पैदा हुए, कहां पर, सैन फ्रांसिस्को में और सेंटा क्लारा वैली में। कब, लेट 1960s में, ठीक है। तो जो सेंटा क्लारा वैली है, इसको आज हम किस नाम से बोलते हैं, किस नाम से मशहूर है, ठीक है, सिलिकॉन वैली से, ठीक है। There was a technology revolution that began with the growth of military contractors and soon included electronic firms, microchip makers, video game designers and computer companies। तो इसी के साथ साथ इन सेंटा क्लारा वैली और सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। हाँ, टेक्नोलॉजी थी, बट वो टेक्नोलॉजी क्या थी, प्रिमिटिव थी, ठीक है। बट अब क्या हुई, अब मॉडिफिकेशन आई मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसी का नाम दिया गया है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, या जो तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक है। कैसे बढ़ती गई, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। और हमें जो पता है, जो 1960 तो 1970s का दौर था, ये दौर था बाइपोलैरिटी का, क्योंकि दुनिया बटी हुई थी दो हिस्सों में, एक कैपिटलिस्टिक ब्लॉक और दूसरा था
शाबाश, कम्युनिस्ट ब्लॉक मतलब यूएसए, यूएसएसआर। और हाल ही में दुनिया किससे आजाद हुआ था? वर्ल्ड वार सेकंड से, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड का इख्तिताम हुआ था। और जब वर्ल्ड वार सेकंड अपनी पीक पे था, तब से ही जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का जन्म हुआ, मतलब तेज रफ्तारी से मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री इनोवेशंस हुए, बहुत सारे ऐसे मशीन्स, बहुत ऐसी सारी चीजें बनाए गए जो जंग में इस्तेमाल होते। उनमें हम क्या है, एटम बम है, मिसाइल है, या जेट प्लेन्स है। और उसी दौर में जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर ने भी क्या, ग्रोथ की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने भी ग्रोथ की, ठीक है। एंड सून इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स भी मतलब डेवलप हुए, बनने शुरू हुए, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स में क्या क्या बनना शुरू हुआ? डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। माइक्रोचिप मेकर्स, माइक्रोचिप किसको कहते हैं? मेमोरी कार्ड को, क्योंकि मेमोरी कार्ड मामूली सा छोटा सा होता है और इसमें इतनी सारी चीजें हम अब स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि जो पहले जो कंप्यूटर होते थे वो बड़े, एक कमरे में एक कंप्यूटर होता था, मतलब इतनी स्पेस एक कंप्यूटर लिया करता था, ठीक है। बट अब फिर क्या हुआ? फिर कंप्यूटर को छोटा बनाने की कोशिश, बनाने की टेक्नोलॉजी बनाई गई, ठीक है। ओके, वीडियो गेम डिजाइनर्स, और फिर वीडियो गेम डिजाइनर्स भी आ गए, क्योंकि वीडियो गेम का क्रेज लोगों में शुरू हुआ, ठीक है। एंड कंप्यूटर कंपनीज भी पैदा हुई, कंप्यूटर कंपनीज भी तेज रफ्तारी से डेवलप होने लगी, ठीक है। देयर वाज अ हैकर सब कल्चर filled with wireheads, breakers, cyberpunks, hobbyists, and just plain geeks. That included engineers who did not conform to the HP mold and the kids who were not attuned to the wavelengths of the sun. हमें देखने को मिलता है कि इसी एरा में हैकर सब कल्चर का भी जन्म हुआ, और वो किससे बड़ा हुआ? तो वो बड़ा हुआ था वायरहेड से। तो वायरहेड्स वो पर्सन्स होते हैं जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को असेंबल करते हैं, ठीक है। और ब्रेकर्स वो होते हैं जो किसी की फोन कॉल्स को सुनते हैं, या किसी के मैसेजेस पे एक्सेस लेते हैं, किसी के डिजिटल डेटा पे एक्सेस लेते हैं इलीगली, उनको बताए बिना, ठीक है। उनको मतलब विदाउट देयर कंसेंट जो वो लोग क्या करते हैं, किसी के कंप्यूटर में घुसते हैं, वहां की सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उन्हीं को कहते हैं ब्रेकर्स। साइबरपंक्स वो होते हैं जो शौकीन होते हैं किनके? वीडियो गेम्स के। हॉबीसिस्ट्स वो लोग होते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं नॉट एज ए प्रोफेशन बट एज ए हॉबी, ठीक है। और प्लेन गीक्स वो लोग जो कंप्यूटर को यूटिलाइज करते हैं, कंप्यूटर को स्टडी करते हैं फॉर देयर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। दैट इंक्लूडेड इंजीनियर, और इनमें से कौन थे? ऐसे इंजीनियर्स थे हु डिड नॉट कन्फर्म टू द एचपी मोल्ड। जो एचपी मोल्ड के जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी कंप्यूटर की, वो इससे क्या अपने आप को वाबस्ता नहीं करवाते हैं। और जो इनके बच्चे हैं वो भी अपने आप को किसी ऐसे सब कल्चर में शुमार नहीं करते। मतलब इसका ये कहना है कि जो इनके इंजीनियर्स के बच्चे हैं डूइंग स्टडीज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एलएसडी, participants included Doug Engelbart of Augmentation Research Center in Palo Alto, who later developed the computer mouse and graphical user interface. तो यहाँ पर इसी एरा में बहुत सारे एकेडमिक ग्रुप्स थे जो स्टडी करते, जो रिसर्च करते थे किस पर? इफेक्ट्स ऑफ एलएसडी, मतलब जो एलएसडी ड्रग है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलेमाइड, ठीक है। ये एक नशा था, ठीक है, साइकेडेलिक ड्रग था। वो हाल ही में ये मैन्युफैक्चर किया गया था यूएसए में, पर्टिकुलरली यूएसए में, ठीक है। तो जो यूथ थे वो इसका ज्यादा से ज्यादा क्या इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। स्टीव जॉब्स उनमें से एक था जो इस एलएसडी का इस्तेमाल कर रहा था, इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहा था। अब रिसर्च सेंटर्स खुलाए गए, एकेडमिक ग्रुप्स खुलाए गए, इसलिए कि अब रिसर्च करेंगे इस एलएसडी पे कि इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उनमें से एक क्या था, एक बंदा था जिसका नाम था डॉग एंगलबर्ट। तो जो ये क्या था, ये क्या चला था, एक ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर चला था जो कहां पर वाक़ा था? पालो एल्टो में। और इसने आखिर में क्या बनाए थे? इसने जो माउस हो, कंप्यूटर माउस, उसको इन्वेंट किया था, और ग्राफिकल डिजाइन यूजर्स इंटरफेस भी इसी की इन्वेंशन है, ठीक है। एंड कैन केसी, और दूसरा बंदा था कौन? कैन केसी, हु सेलिब्रेटेड द ड्रग विथ म्यूजिक, जो सेलिब्रेट कर रहा था नशे को किसके साथ? म्यूजिक के साथ, ठीक है। जो सेलिब्रेट कर रहा है इस एलएसडी को किसके साथ? म्यूजिक के साथ। मतलब इसका एक बड़ा सा क्लब था जहां पर वो नशा भी करवाता था और म्यूजिक भी बजाता था। और इसने एक बैंड खुला, और जो आखिर में क्या, किस नाम से फिर फेमस हो गया वो बैंड? ग्रेटफुल डेड के नाम से। ये किसका था? ये ग्रेटफुल डेड का फाउंडर था कौन? कैन केसी, जो सेलिब्रेट कर रहा था ड्रग विथ म्यूजिक, ठीक है। देयर वाज
द हिप्पी मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ द बे एरियाज बीट जनरेशन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और यही जमाना था, यही दौर था जब हिप्पी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। ठीक है, और कहते हैं कि जो हिप्पी मूवमेंट कैसे वजूद आई, कैसे इसने जन्म लिया, तो बोलते हैं कि इसने जन्म लिया है किस मूवमेंट से, बे एरियाज बीट जनरेशन मूवमेंट से इस हिप्पी मूवमेंट का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, जो ये हिप्पीज थे ये एक मूवमेंट थी, काउंटर मूवमेंट थी, काउंटर रेवोल्यूशन था, ये क्या काउंटर कल्चरल मूवमेंट थी। ये इसके पार्टिसिपेंट थे कि नौजवान, ठीक है, यूथ मूवमेंट थी जो यूएसए में एस्टैब्लिश हुई। ये एडवोकेट करते थे नॉन वायलेंस एंड लव को। ये कहते हैं कि ये मतलब ये प्रमोट कर रहे थे ओपननेस एंड टॉलरेंस। ये कहते हैं कि जिसको जो मर्जी वो करे, कोई इंटरफेयर नहीं करे किसी की जिंदगी में। यही इनका क्या था, एक मुद्दा था इसका हिप्पी मूवमेंट का, ये लिबरल मूवमेंट थी। ठीक है, जो इंसान जो भी करे, कोई भी मजहब पाले, कोई भी किसी भी जेंडर के साथ शादी करे, तो ये दूसरे का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर एक को हक है अपनी लाइफ जीने का। ठीक है, ये किसका कंसेप्ट था, हिप्पी मूवमेंट, जो किस मूवमेंट से पैदा हुई, किस मूवमेंट का हिस्सा थी, ये थी बे एरिया बीट जनरेशन का हिस्सा था। ठीक है, एंड रेबेलियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और रेबेलियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का जन्म हुआ जो जिनकी बेस थी कौन सी मूवमेंट, द फ्री स्पीच मूवमेंट एंड बर्कली। जो ये फ्री स्पीच मूवमेंट थी ये बर्कली में, ठीक है, जिसने जन्म लिया बर्कली में, तो इसमें जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते थे हमें एकेडमिक राइट्स होने चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, और इसी से जन्म लिया है फिर किसने, रेबेलियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट ने। ठीक है, ओके, ओवरलेड ऑन इट ऑल वायर वेरियस सेल्फ फुलफिलेंट मूवमेंट परस्यूइंग पार्टी पर्सनल अलाइनमेंट। और इसके बावजूद भी बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे जो किस पर जोर दे रहे थे, सेल्फ फुलफिलमेंट, मतलब अपने आप को कैसे हम आवश्यकता देते हैं, अपने आप को कैसे रियलाइज करवाते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं। ठीक है, सेटिस्फिकेशन के लिए या इनर पीस के लिए बहुत सारी मूवमेंट्स इसी दौरान क्या बाकी वर्ल्ड में चल रही थी, बाकी कंट्रीज में चल रही थी, जो जिनका फोकस था सेल्फ फुलफिलमेंट, ठीक है, और पर्सनल एनलाइटमेंट। तो व्हाट इज पर्सनल एनलाइटमेंट? एनलाइट का मतलब है कि अल्टीमेट नॉलेज को गेन करना। अल्टीमेट नॉलेज ये है कि हम कहां से आए और हमें हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और हमें आखिरकार कहां पर जाना है। हम कहां से आए हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है और हमें कहां जाना है। तो यही है क्या, पर्सनल एनलाइटमेंट। ओके, तो इनमें इस पर्सनल एनलाइटमेंट मूवमेंट या सेल्फ फुलफिलमेंट मूवमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स का यहां पर इसने जिक्र किया है। ज़ेन हिंदुइज्म, व्हाट इज ज़ेन? ज़ेन है जापानी फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, इंडियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, चाइनीज फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, तिब्बतियन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, एंड ऐसी है ज़ेन भी जिसको कहा जाता है ये जापानीज फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। हिंदुइज्म को आपको पता है कि ठीक है, मीडिएशन एंड योगा, दीज आर द इंटररिलेटेड टर्म्स। मतलब मीडिएशन क्या होता है, अपने सब्र को काम करना, अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना, इट इज मीडिएशन। मतलब यही तो योगा का कंसेप्ट है कि अपने बॉडी को रिलैक्स करो, अपने बुद्धि को रिलैक्स करो, बस अपने आप में मगन रहो, बाकी दुनिया की आप छोड़ो। एंड प्राइमर स्क्रीन इज टाइप ऑफ साइकियाट्रिक थेरेपी, ये थेरेपी है। मतलब अगर आप डिप्रेस हो, अगर आप एंग्री हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चीखना चिल्लाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो आपकी जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो कम हो जाता है इस चीखने से। ये एक इट इज वन टाइप ऑफ साइकियाट्रिक थेरेपी। क्या इसको नाम है, प्राइमर स्क्रीन। इसमें क्या होता है, इंसान को चीखना चिल्लाना होता है। एंड सेंसरी डिप्राइवेशन इज वन टाइप ऑफ हिप्नोटिक्स, ठीक है, और हिप्नोटाइज, मतलब अपने सारे सेंसेस को बाहर निकालना, मतलब अपने टच, अपने देखना, मतलब एक तरह से क्या होना कि जिंदा लाश बनना। ठीक है, ये एक थेरेपी होती है। मतलब और इज़ाइलिन एंड ईस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करवाती है किसी इंसान को क्या, किस तरफ ले जाती है, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए या पर्सनल एनलाइटमेंट के लिए। तो इस पैरा का यही गर्ज है कि जिस दौर में स्टीव जॉब्स था, ठीक है, जिस जमाने में स्टीव जॉब्स, उस टाइम पे क्या क्या चीजें इसके इर्द गिर्द चल रही थी। ठीक है, दिस फ्यूजन ऑफ फ्लावर पावर एंड प्रोसेसर पावर, एनलाइटमेंट एंड टेक्नोलॉजी was embodied by Steve Jobs as he mediated in the mornings, audited physics classes at Stanford, worked nights at Atari and dreamed of starting his own business. देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ऑथर बताता है जिस फ्यूजन ऑफ फ्लावर पावर। तो व्हाट इज फ्लावर पावर एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, जो फोकस करती है, जो हमें बताती है, जो हमने ऊपर पढ़ी है, हिप्पी मूवमेंट्स हमने पढ़ी है, बे एरियाज बीट जनरेशन, ग्रेटफुल डेड, ये हमने पढ़ी है क्या, रेबेलियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फ्री स्पीच मूवमेंट एट बर्कली। तो ये सारी क्या थी, काउंटर
कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है। काउंटर कल्चरल मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती है जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स को अपोज कर रही है या मेन स्ट्रीम आइडियाज को अपोज करते हैं या रिएक्शन देते हैं क्या सोसाइटी में, ठीक है। ये भी हम डिटेल में जानेंगे कि काउंटर कल्चरल मूवमेंट्स क्या है, ठीक है, इनका मकसद क्या था, ठीक। और यहाँ जो फ्लावर पावर का मतलब है कि एक आइडियोलॉजी है, एक बिलीफ है जो वार को रिजेक्ट करता है। हमें पता है कि जो हाल में ही वर्ल्ड क्या वार से छूटा है, बट अभी भी कोल्ड वार, अभी भी बाइपोलैरिटी, अभी भी टसल्स बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर चल रही थी, ठीक है। मतलब लोग टेंशन में थे, ठीक, क्योंकि हर कोई पीस चाह रहा था, कॉमन मैन पीस चाह रहा था। इसी तरह से यंग पीपल जो थे, जो यंग ब्लड थे, वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हर एक से हमें आज़ादी चाहिए, इस दुनिया से जो हमें पसंद है वो हम करेंगे, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दो, हमें सेक्सुअल लिबर्टी चाहिए, हमें एकेडमिक लिबर्टी चाहिए, हमें सिक्युलर रहना, हमें किसी मजहब के साथ वाबस्तगी नहीं है। ये तो क्या था फ्लावर पावर, यही तो क्या था पीस, क्योंकि वो चाहते थे पीसफुल लाइफ, वो चाहते थे लिबर्टी, वो चाहते थे कि हर एक को अपनी जिंदगी खुशी से रहने का हक है, अपनी जिंदगी में जो करेंगे हमें दूसरे को किसी की जिंदगी से लेना देना नहीं। ये तो क्या था, ये तो फ्लावर पावर था। और था प्रोसेसर पावर, इनका फ्यूजन हुआ है, ठीक है। प्रोसेसर पावर क्या है, हमें पता है कि जो कंप्यूटर्स है उनका मेन काम है क्या, प्रोसेस करना, चीजों को प्रोसेस करना। हम इनपुट में कोई इनपुट देते हैं सिस्टम को, तो प्रोसेस करता है, फिर हमें वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो इट इज दिस कंप्यूटिंग इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग। तो ये प्रोसेस करता है, हमें बचपन से ही पढ़ता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, हम क्या कहते हैं कि इट इज अ ब्रेन ऑफ जिस कंप्यूटर, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारी, जैसे कि हमारी ब्रेन में सारी चीजें प्रोसेस होती है, वैसे सीपीयू में भी सारी चीजें प्रोसेस होती है, ठीक है। इसी तरह जो ये फ्यूजन हुआ, किसका फ्यूजन हुआ, फ्लावर पावर का, प्रोसेसिंग पावर का, ठीक है। और एनलाइटमेंट वो नॉलेज है जो बेस करती है किस पे, फैक्ट्स पे, जो सुपरस्टिशन को हटाती है, ठीक है, जो डिसबिलीफनेस को हटाती है और फोकस करती है किस पर, फैक्ट्स पर, राइट नॉलेज पर, कॉन्शियसनेस पर, ठीक है, और रीजन पर, ठीक है। और क्या है यहाँ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी मतलब कि एडवांसमेंट इन साइंस, ठीक है। मतलब ये इन सारी चीजों का फ्यूजन, और ये सारी चीजें किसने अपनाई, फ्लावर पावर टेक्नोलॉजी ये किसने अपनाई, ये अपनाई स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में। जैसे कि वो जैसे कि वो योगा लाइक प्रैक्टिस करता था, अपने माइंड को काम करता, मतलब ठीक है, कब, मॉर्निंग्स में, ठीक। और दिन में क्या करता था, वो अटेंड करता था या प्रेजेंट करता था क्लासेस, कहाँ पर, स्टैनफोर्ड फिजिक्स क्लासेस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और क्या करता था, और वो हाँ, और वो वर्क नाइट सेट अटारी, और रात भर कहां पर काम कर रहा था, अटारी क्या था, एक गेमिंग कंपनी, वीडियो गेमिंग कंपनी थी, ठीक है। एंड ड्रीम्ड ऑफ स्टार्टिंग, और क्या, और ख्वाब देख रहा था, और चाह रहा था कि मैं कब अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मतलब उसको मतलब बहुत ज्यादा पैशन था अपना बिजनेस शुरू करने का, ठीक है। देयर वाज जस्ट समथिंग गोइंग ऑन हियर, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा था। ही सेड लुकिंग बैक एट टाइम एंड प्लेस। कौन कह रहा है कि यहाँ पर ये जो इसाक वाल्टरसन कह रहे हैं कि मतलब जो जॉब्स के माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा था इस वक्त, और वो अपने इस वक्त वो जगहों को अच्छी तरीके से देख रहा था और परख रहा था, और वो बहुत सारी चीजों से, जो पीछे हुई चीजें चल रही थी, इस जमाने में चीजें चल रही थी, उनसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था। इसमें क्या चल रहा था, बीट म्यूजिक ये फेमस हुआ करता था इस जमाने में, जैसे कि कुछ बैंड्स या कुछ आर्टिस्ट के नाम इसने बताया कि लाइक ग्रेटफुल डेड, जेफरसन एयरप्लेन, जॉन बेज, जेनिस जॉपलिन एंड सो इंक्रीज। और किससे किसी भी दिलचस्पी रखता था इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होता है कि अगर हमें पता, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो पहले जो कंप्यूटर आया करते थे वो बड़े साइज के थे, ठीक है, वो बड़े साइज के थे। बट अब जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स की डेवलपमेंट हुई, ठीक है, तो कंप्यूटर आपके छोटे छोटे साइज में अब बनने लग गए, ठीक है। एंड थिंग्स लाइक द होल अर्थ कैटलॉग। तो होल अर्थ कैटलॉग क्या है कि एक पब्लिकेशन हाउस था, ये एक मैगजीन निकालते और इस मैगजीन में ये इन्फ्लुएंस दिखाते हैं कि मतलब जो काउंटर कल्चरल मूवमेंट्स यहाँ पर चल रही थी, उनके व्यवहार को ये समझा रही थी, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर ये लिख रही थी कि क्या क्या यूएसए में चल रहा था या यूरोपियन मुल्कों में क्या चल रहा था, ठीक है। और इससे भी इस होल कैटलॉग ने भी स्टीव जॉब्स की जिंदगी में बहुत सारा असर डाला है, ठीक है। Initially, the technologists and the hippies did not interface well. तो यहाँ पर इसका कहना है कि जो पहले जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, टेक्नोलॉजिस्ट किनको कहते हैं, वो लोग जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में से पर्टिकुलर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आते हैं, ठीक है। एंड द हिपीज डिड नॉट इंटरफेस वेल। और कौन, हिपीज मैंने बोला कि ये कौन लोग थे, ठीक है। और पहले इनमें इख्तिलाफ थे, ठीक है, इनकी सोच मिलती नहीं थी, ये दोनों डिफरेंट थिंकिंग आइडियोलॉजी रखती थी, इनमें आइडियोलॉजिकल क्लैश थे, मतलब इनकी नहीं बनती थी ना, पहले टेक्नोलॉजी हिपीज की नहीं बनती थी, ठीक है। मनी इन काउंटर कल्चर सा कंप्यूटर एज ओमनियस और विलियम द प्रोवेंसी ऑफ द पेंटागन एंड पावर स्ट्रक्चर। तो हम एक एक करके समझेंगे काउंटर कल्चर क्या होता है। काउंटर कल्चर एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी जो डेवलप हुई है, या एक मूवमेंट है जो डेवलप हुई है कब,
1960 1970 के दरमियान कहां पर, यूएसए में, पर्टिकुलरली सैन फ्रांसिस्को एंड सेंटा क्लारा वैली, ठीक है। तो इसमें इससे बहुत सारे लोग वाबस्ता थे, डिफरेंट ग्रुप्स वाबस्ता थे, लाइक हिपीज ग्रुप, दिस एरियाज बी जनरेशन ग्रुप या एलजीबीटी कम्युनिटी, ठीक है। तो इनका जो सोचना था वो डिफरेंट था, जो लोग सोच रहे थे सोसाइटी में, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल सोच रहे थे सोसाइटी में, इनसे भी अलग सोच रहे थे। जो उनकी जो लोगों की जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है, इसके वो अपोजिट है, ठीक है। कि कहते हैं कि हर एक का जीने का अधिकार है, ठीक है। मतलब जो जैसे कि एलजीबीटी कम्युनिटी, तो वो कहते हैं कि गे मैरिज को वो बोलेंगे कि ये लीगलाइज है, ये एकेडमिक फ्रीडम चाहते थे, ये सेक्सुअल लिबर्टी चाहते थे, ये रिलीजियस लिबर्टी चाहते थे ये लोग, ठीक है। मतलब इनकी जो ये जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी थी, इनसे अपोज करते थे, क्योंकि हमें ये मंजूर नहीं है, जैसे हमें जीना है, हमें हमारे ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहती है कल्चरिस्ट, ये क्या कहती है कि जो कंप्यूटर है, इनके ख्याल में जो कंप्यूटर है ये ओमनियस है, ठीक है। मतलब ओमनियस मीन्स कि ये हमारे फ्रीडम को दबाएंगे, ये हमें झपट लेंगे, ये कंप्यूटर, ये एक इंसान के फ्रीडम को खा जाएंगे। आई बात समझ में। और क्या, ऑरविलियन, और हमें आपको जॉर्ज ऑरवेल आप जानते हो, एक अजीम नॉवेलिस्ट है, ठीक है, जिसने एक नॉवल, फेमस नॉवल एनिमल फार्म लिखी है, ठीक। तो जो ऑरविल, इसने एक नॉवल ही जिसमें कंसेप्ट देता है कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का, ये कहता है कि वो गवर्नमेंट जिसमें पावरफुल होगी कौन, गवर्नमेंट, और जो लोगों के पास कुछ ही अधिकार होंगे, बाकी सारी पावर किनके पास होगी, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये कहता है कि इसमें एक सेंसरशिप, एक स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगाई दी जाएगी, किनके ऊपर, लोगों के ऊपर। तो यही कहना है इनका, जो ये कंप्यूटर भी क्या ऑरवेलियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट जैसे ही पाए जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये इंसान के ऊपर मॉनिटर करेंगे, इसकी अच्छाई और बुराई को एक्सेस करेगी, इसके आइडियाज को परस्यू करेगी, ठीक है। ये क्या सोचता है कि जैसे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, वो भी हमें मॉनिटर कर रही है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे थिंकिंग को देख रही है, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देख रही है, कहती है कि इस पे मतलब ये इंसानों पे सेंसरशिप डालेगी, ये इंसानों पे रुकावट डालेगी, इनके फ्रीडम को, इनके राइट्स को धीरे धीरे खा जाएगी, ठीक है। ओके, द प्रोवेंसी ऑफ द पेंटागन, तो पेंटागन को आप सब जानती होंगे, ठीक है। तो पेंटागन के इसमें क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। कहते हैं कि जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एक मुल्क को, एक यूएस को कंट्रोल करता है, वैसे ये कंप्यूटर भी ऐसे ही कंट्रोल करेगा ह्यूमन को, ठीक है। एंड पावर सब्ट्रैक्ट, और मतलब ये कंप्यूटर से मतलब इंसान फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा, किनके ऊपर, मशीन के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, ठीक है। कि मतलब ये कहते हैं कि हो सकता है कि जो आगे आने वाला जमाना है, वहां पर कौन राज करेंगे, कंप्यूटर ही राज करेंगे इंसानों के ऊपर। आई बात समझ में। इन द मिथ ऑफ द मशीन, द हिस्टोरियन लेविस मफोर्ड वार्नड दैट कंप्यूटर्स वर सकिंग अवे आवर फ्रीडम एंड डिस्ट्रॉइंग लाइफ एनहांसिंग वैल्यूज। तो हिस्टोरियन एक था जिसका नाम था लेविस मफोर्ड, ये वार्न करता है, क्या वार्न करता है कि अपनी एक किताब में, अपनी एक आर्टिकल में, जिसका नाम है मिथ ऑफ द मशीन, उसमें कहता है कि जो कंप्यूटर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की फ्रीडम को खा जाएगा, ठीक है, छीन लेगा और डिस्ट्रॉय करेगा इंसानों की लाइफ को, इंसानी की जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है उसको ही खत्म करेगा। हमारी वैल्यूज है कि इथिकल वैल्यूज, लाइक कि हमें चाहिए कि हम अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करें, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, तो यही है लाइफ एनहेंसिंग वैल्यूज हम, ठीक है। तो बट ये कहता है कि इन कंप्यूटरों की वजह से इन फ्यूचर, ठीक है, इंसान अपनी फ्रीडम को भी खो जाएगा और इन लाइफ एनहेंसिंग वैल्यूज को भी खो जाएगा, ठीक है। एन इंजेक्शन ऑन पंच कार्ड्स ऑफ द पीरियड, डू नॉट फोल्ड, स्पिंडल और म्यूटिलिएट बिकेम एन आयरॉनिक फ्रेज ऑफ द एंटी-वार लेफ्ट। और जो ये हिपीज थे, या जो काउंटर कल्चर मूवमेंट के साथ जो ये लोग एसोसिएट थे, अब इन्होंने खुलेआम क्रिटिसाइज शुरू करने लगा किसको, कंप्यूटर को। मतलब ठीक ही कहते हैं कि मतलब इनको कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से जिद थी, ये अपोज कर रहे थे, रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको ये सोच रहे थे, इनका सोचना ये था कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान की फ्रीडम को खा जाएंगे, ये क्या डोमिनेट करेंगे कंप्यूटर्स ह्यूमन लाइफ पे। और इन्होंने एक नारा लिखा है पंच कार्ड्स पर, ठीक है। वो नारा क्या था, डू नॉट फोल्ड, स्पिंडल और म्यूटिलिएट। देखो क्या होता है कि पंच कार्ड्स क्या होता है, पंच कार्ड्स इस जमाने में यूज होते थे डाटा एंट्री के लिए, ठीक है। पंच कार्ड मैंने यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाऊंगी, पंच कार्ड क्या होता है, ठीक। तो वहां पर लिखा होता है डाटा एंट्री, इसमें लिखा होता है पंच कार्ड पर क्या, डू नॉट फोल्ड, स्पिंडल एंड म्यूटिलिएट। ये इसीलिए वजह से लिखा जाता था ताकि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको ध्यान में रहे कि मैं कोई गलती ना करूं, ठीक है। मतलब एक प्रिकॉशनरी नोट था इन पंच कार्ड पर लिखा हुआ, डू नॉट फोल्ड, स्पिंडल एंड म्यूटिलिएट, आप गलती मत करो। इस फ्रेज का मीनिंग है कि आप गलती करने से बचो, ठीक है। ओके, बिकेम एन आयरॉनिक, बट जो ये एंटीवार लेफ्ट थे, कौन एंटीवार लेफ्ट थे, यही हिपीज या काउंटर कल्चरल मूवमेंट के जो लोग थे, काउंटर कल्चरल ग्रुप जो अपोज कर रहे थे कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, ठीक है। वो इसी फ्रेज को आयरॉनिकली डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। क्या और उन्होंने, उनका ये स्लोगन बन गया है कि जो कंप्यूटर है ये म्यूटिलेट
करेगी इंसान की ज़िंदगी को। और इनकी ये क्या स्लोगन क्राई बन गई फिर, डू नॉट फोल्ड, स्पिंडल और म्यूटिलेट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा क्योंकि ये लंबा बन गया, ठीक है, तो फिर अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक। तो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है WANIFEIXAM666, वहाँ पर मुझे फॉलो करो, मैसेज करो फिर, और वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।